हेलो छात्रों, दीक्षांत रिटेक में आपका स्वागत है। आइए संतोष सर के साथ पढ़ते हैं आज हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण शब्द और वर्तनी। वर्ण शब्द और वर्तनी व्याकरण का यह महत्वपूर्ण पाठ है। यूं तो कहा जाए कि व्याकरण ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण के आधार पर ही साहित्य लिखी जाती है। ये आप जो देखते हैं अपने किताबों में कविताएं, कहानियां, ये सभी किसके ऊपर निर्भर करता है? व्याकरण के ऊपर। क्यों? व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। अब एक लड़का आया था दिल्ली से और कह रहा था, सीमा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो ना, सीमा मेरा बात नहीं मानता है, सीमा तो भाग जाता है। सीमा लड़की का नाम है। भाग जाता है या भाग जाती है? भाग जाती है। तो सीमा इधर आती है, सीमा भाग जाती है। और अगर जैसे नेपाल से आते हैं, हम करेगी, हम खाएगी, हम जाएगी। भाई हम क्यों जाएगी, क्यों करेगी? हम करेगा, हम खाएगा, जाएगा। तो ये सब कैसे मालूम चलता है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। लड़की है तो करेगी, जाएगी, खाती है, जाती है, आती है। लड़का है, पुरुष वर्ग का है तो आता है, जाता है, खाता है, पीता है। ये सब हम कैसे सीखते हैं? व्याकरण से, है ना? तो व्याकरण अब हम देखेंगे इस पाठ में छात्रों कि वर्ण, उसके बाद शब्द, वर्ण, शब्द और फिर वर्तनी। ये वर्तनी क्या है? वही जाता है, जाती है, खाता है, खाती है में कैसे अंतर करेंगे? आ के जगह ई न हो, ई के जगह ऊ न हो, ऊ के जगह ओ न हो, ओ के जगह ए न हो, है ना? तो इसके लिए हमें शुद्धता लाने के लिए हमें व्याकरण के वर्तनी को पढ़ना पड़ता है। इस तरह से पाठ में बांट के अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। जैसे छात्रों, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग भात भी खाते हैं, और आप तनिक पीछे जाइए अपने जीवन में। और छोटे थे आप, बाबू थे, सोना बेटा थे अपनी मम्मी के, आज भी हैं, कभी भी रहेंगे। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, फिर भी मैं मम्मी का तो अपना बाबू ही हूं, आप भी हैं बाबू। तो इस तरह से जब छोटे होंगे आप तो नहीं खा पाते होंगे या नहीं खाते होंगे, खाने की इच्छा नहीं होती होगी, तो बांट दिया जाता है। ये दादाजी का है, ये हिस्सा ये पापा का है, ये मम्मी का है, ये भैया का है, ये दीदी का है। अब एक एक करके कूद के तुम खा लो बाबू, और ऐसे खिलाती है मम्मी। तो फिर हम खा भी लेते हैं और हंसते हंसते खा लेते हैं। तो ये क्यों करती है माँ? पार्ट में बांटती क्यों है? क्योंकि एक बार में उतना देख करके लड़का सोचता है, बाप रे मेरा तो पेट ही फट जाएगा, इतना खाएंगे तो। नेताजी लोग तो सोचते नहीं, नेताजी लोगों का तो पेट इतना बड़ा होता है, लेकिन आप लोग तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। पेट देख के डर लगता है। इसीलिए व्याकरण को भी हम एक साथ सबको नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसको एक हिस्से में बांट देते हैं, पाठ में बांटते हैं।
और पार्ट पार्ट में जब बांट देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है और एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे छत पे चढ़ना होता है तो सीढ़ी पर एक एक पायदान पर चढ़ते चढ़ते हम छत पर चढ़ जाते हैं, वैसे ही हम एक एक लेसन पढ़ते पढ़ते व्याकरण को समझ जाते हैं। आइए समझते हैं इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। अधिगम संप्राप्ति अर्थात लर्निंग मटेरियल हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला जिन वर्णों के आधार पर, वर्णमाला के ही इन वर्णों के आधार पर हम क ख ग घ अंग, ख से कलम, ख से खरा, ग से गमला, घ से घड़ा और अंग से कुछ ना पढ़ते हैं। फिर वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला की क्या परिभाषा है। फिर हम लिपि देखेंगे, फिर वर्ण की परिभाषा देखेंगे, एक एक करके ये सीढ़ी है। लिपि देखेंगे, वर्ण की परिभाषा देखेंगे, वर्ण के भेद देखेंगे, शब्द की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे और वर्तनी की जानकारी लेंगे। लेकिन ये तब हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे ढंग से पढ़ेंगे जो कि सीधे जाके दिमाग में फिट हो जाएगा और कभी गलती नहीं होगी। एकदम सटीक बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज चाहिए आपका, क्या क्या चाहिए? एक चीज सर को चाहिए आपका, आपका ध्यान चाहिए। दे सकते हैं? ध्यान दीजिए और एकदम ध्यान से, ये आधे घंटा भी नहीं लगेगा बाबू, और आप ध्यान दे देंगे तो देखना एकदम ही दिमाग में फिट बैठ जाएगा और कभी नहीं निकलेगा और जल्दी गलती नहीं होगी, सर से डांट नहीं सुननी होगी, नंबर नहीं कटेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, कितनी खुशी होगी ना। आइए पढ़ते हैं और देखिए एकदम आसानी से पढ़ते हैं। आप इन सभी चीजों को जानते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आप नहीं जानते। पहले तो हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। आता है ना प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह क्या चीज को कहा जाता है, किसको समूह कहते हैं? तो आप जो एक पूरे क्लास में बैठे हैं, ये क्या है? ये क्लासरूम एक समूह है। गैया एक साथ चढ़ती रहती है, गैया है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है गैया, भैंसिया चल रही है। ये एक साथ जो झुंड में रहते हैं वो समूह है। लोग बाजार में रहते हैं, समूह है, लोगों का समूह है, मेला है। वैसे ही ये अक्षरों का वर्ण या अक्षर कहते हैं, ये अक्षरों का क्या है? समूह है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, माला, फूलों का माला, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब फूल होते हैं ना। तो गेंदा का फूल आप देखते होंगे, दूल्हे के गाड़ी को सजाया जाता है फूल से, मंडप सजाए जाते हैं फूल से, घर सजाया जाता है, मंदिर सजाया जाता है फूल से। तो ये माला में बना के सजाया जाता है। तो माला में क्या होता है? एक एक फूल को गांथ गांथ के, गूंथ के हम माला बनाते हैं। ठीक वैसे ही एक एक वर्ण को यहाँ पर एक साथ रख करके हम जो माला बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। वर्णमाला, वर्णों के माला को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह माने माला, एक साथ बहुत सारे वर्ण हो जाए तो। अब देखिए ये अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, और नीचे है अंग और अह। ये मैंने गोल घेर दिया। क्यों गोल घेर दिया? क्योंकि इसको कहा जाता है अयोग बा, अयोग बा कहा जाता है। ये दो होते हैं। ये देखिए
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। ये क्या है? स्वर वर्ण। और ये होते कितने हैं बाबू? ये होते हैं 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। इस 11 को मैं चिड़िया बना देता हूं। ये बन गया आपका चिड़िया। ये हो गया 11। 11 क्या होते हैं? कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से हैं स्वर वर्ण? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। 11 है। ये 11 क्या है? स्वर वर्ण है। और अंग अ, ये क्या है? अयोगवा है। ये 2 है, अंग और अ। 11 और 2 13 होते हैं बाबू। ये कितने हो गए? 13। 13 ही होता है अ आ। आप गिने भी होंगे, गिनते थे आप 1 क्लास में पढ़े, 2 क्लास में इसको गिन भी लिए। 11 है स्वर वर्ण और 2 है अयोगवा। यानी अ से अ तक कितने वर्ण होते हैं? 13। ये 13 वर्ण है। और क्या क्या है? तो क, ख, ग, घ, अंग। क से कलम, ख से खरा, ग से गधा, घ से घर, अंग से कुछ ना, कुछ ना। फिर भी ये इसको कहा जाता है क वर्ग। क्या कहते हैं? क वर्ग। उसके बाद च, छ, ज, झ, य, ये है च वर्ग। जैसे वर्ग का अर्थ होता है क्लास। आप एक क्लास में, 4 क्लास में, वर्ग 4 में, तो वर्ग। तो ये भी इसी तरह से आप 25, 30, 40 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में हैं, तो एक वर्ग है। उसी तरह से इस क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। कौन कौन स्टूडेंट है? क है, ख है, ग है, ग है और अंग है। ये 5 स्टूडेंट का एक वर्ग है, जिस वर्ग का नाम है क वर्ग। पहले अक्षर पर नाम है, आसानी से याद हो जाएगा। क, ख, ग, घ, अंग। क से शुरू हो रहा है तो कौन सा वर्ग है? क वर्ग है। च से शुरू हो रहा है तो कौन सा वर्ग है? च वर्ग है। फिर ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये ट से शुरू हो रहा है तो कौन सा वर्ग है? ट वर्ग है। ये कौन सा वर्ग? ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, ये कौन सा वर्ग? त वर्ग। और प, फ, ब, भ, म, ये कौन सा वर्ग? प वर्ग। यानी प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, ट वर्ग, छ, छ, ज, ज, य, छ वर्ग, और ख, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग है। ये वर्ग मिला करके इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ये मैंने बना दिया स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन जो महोदय हैं, ये स्पर्श व्यंजन महोदय, ये स्पर्श व्यंजन जो है ये हैं कितने? ये महोदय जी हैं 25। गिन लेते हैं तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ट वर्ग भी 5, त वर्ग भी 5 और प वर्ग भी 5। ये 5 5 करके 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। 50 25, 5 5 जा 25, ये 25 है। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्श मतलब छूना।
हमारे मुंह में कितने जीभ हैं? 5। कितने जीभ हैं? 1। मुंह में कितने जीभ हैं? जीभ 1 है। अब ये एक ही जीभ इधर उधर घूमते रहता है मुंह में और तब शब्द निकलते हैं। जैसे आप सुने होंगे किसी दादाजी के मुंह से जिनके मुंह में दांत नहीं है, आ बाबू आ, बोल नहीं पाते हैं, उनका आवाज भारी भारी आता है। वो बोलेंगे 100, तो 100 में दांत तो है नहीं, कहेगा हो। और मान लो श्याम बुलाएंगे, श्याम इधर आओ, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दांत नहीं है। तो दांत छूता है जीभ से, जब दांत को छूता है जीभ तो एक वर्ण निकलता है, तो ये स्पर्श करता है। जीभ हमारे मुंह में अलग अलग जगह पर स्पर्श करता है, और यही स्पर्श करने के लिए आप खेलते होंगे, अपने घर में खेले होंगे। नहीं खेले हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, जरूर खेलिएगा। कौन सा गेम? तो ओक्का बुक्का 3 तरोका लौआ लाठी चंदन काठी चंदना के नाम का इजई विजयी पान फूल डोलवा पुचुक, ये खेल होता है। इसमें जीव क्या है ना, ये चारों तरफ मुंह के चारों तरफ मुंह में घूमता है और प्रत्येक वर्णों को बोलने की आदत हमें पड़ जाती है। इसलिए बच्चों को ये गेम खिलाया जाता है ताकि उसका जीव चौतरफा घूम करके प्रत्येक वर्णों को बोलना सीख जाए। अब उसके बाद आता है य र ल व, एकदम लाइन से, सीरियल से। य र ल व, य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बाबू अंतःस्थ व्यंजन ये हैं, कितने हैं? तो 1 2 3 4, ये हैं 4। फिर उसमें व्यंजन कहा जाता है तलावे स, मूर्धन्य स, दंते स, ह। ये सबका उच्चारण जब आप करेंगे ना तो देखिएगा जीभ अलग अलग जगह पर स्पर्श करता है, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। और ये जो यरलवैया अंतःस्थ, इसलिए कि इसका उच्चारण सीधे नाभि से होता है। उसमें व्यंजन जो रगड़ उत्पन्न करता है, घर्षण उत्पन्न करता है। और जब भी हम रगड़ेंगे ना हाथ को ऐसे, तो क्या होगा? हाथ ठंडा हो जाता है? नहीं, क्या होता है? हाथ रगड़ने पर गर्म हो जाता है। कलम को रगड़ेंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो कहीं भी घर्षण करेंगे ना, कहीं भी अगर रगड़ेंगे तो गर्म होगा। तो यहाँ जीभ रगड़ता है स स स ह, तो ये उष्म व्यंजन है जो उष्मा उत्पन्न करती है, उष्म व्यंजन है। ये भी कितने हैं? 4। उसके बाद छ त्र ज्ञ और स्र, ये छ त्र ज्ञ और स, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ये भी है 4। और अड़ अढ़, ये है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, दो दो गुणों को धारण करने वाला, ये है 2। और इन सबको जब जोड़ देते हैं बाबू तो 11 1, ये देखो जोड़ने में 1 और 2, 3 और 5 8 और 4 12 and 4 16 and 4 20 and 2 22 का 2 कैरी 2। ये कैरी 2 को यहाँ ऐड करते हैं, 2 और 1 3 और 0 3 और 2 5, 10 प्लेस को काउंट करते हैं 5 5 5, यानी टोटल कितने आते हैं बाबू? वर्ण 52, 52 वर्ण आते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। आपसे अगर कोई पूछता है सवाल ये कि बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने बताएंगे? 52, 52, 50 और 2। फिर वर्णमाला की परिभाषा क्या है? तो वर्णों के माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के माला, माला के जगह पर समूह रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्णों के समूह को
वर्णमाला कहते हैं। यही समूह है, यही माला में गुथ दिया गया तो हो गया वर्णमाला। फूलमाला फूलों की माला, वर्णमाला वर्णों की माला, है ना। समझ में आया? वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हैं और कितने ध्यान से आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और पक्की बात है कि समझ भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। ये वर्ग वाले जो वर्ण हैं, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों को मिला के 25 हो रहा है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस साहब को थोड़ा सा एक टीका भी लगा दे। हाँ, अब ये स्पर्श व्यंजन महोदय देखिए कितने खुश हैं, और आपको याद हो गया है इसलिए ये खुश हो गए। वेरी गुड। उसके बाद यर लव, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये 4 हैं। तलावे स, मूर्धन्य स, दंते स और ह, ये उष्म व्यंजन है, ये 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी 4 हैं। और इन सबको जोड़ देते हैं तो 52 वर्ण होते हैं, जो कि हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ण को समझने के लिए। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक सरल टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तो ध्वनि जो भी हम बोलते हैं तो एक ही बार में बोल देते हैं क्या? नहीं, वर्ण वर्ण करके बोलते हैं, अक्षर अक्षर करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। जैसे कमल, 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 तो क पहले निकलता है हमारे मुंह से, म उसके बाद, ल उसके बाद, तो ये एक के बाद एक जो निकल रहा है यही ध्वनि है। और इस ध्वनि को, इसमें जो सबसे छोटी ध्वनि है, यानी कमल कहे तो सबसे छोटी ध्वनि क्या हुई? क, उस म, ल, ये अलग अलग सबसे छोटी ध्वनि हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, और प्रत्येक भाषा में क्या होता है? जैसे अंग्रेजी भाषा में हाउ मेनी अल्फाबेट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन एन अल्फाबेट, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो आप बताएंगे 26 होते हैं भाई, 26 होते हैं। जबकि हिंदी वर्णमाला में तो 52 अक्षर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 है, हिंदी वर्णमाला में 52 है, 26 के 2 गुना, तो ये अलग अलग होते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं बाबू वर्ण। कौन कौन? पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण क्या है? तो इन्हें व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में कैसे? तो चिन्हों के रूप में कैसे? अब ये हम लिख रहे हैं, क्या क्या लिखे हैं? क, म, ल। अब इसमें हम यहां दे दिए को। अब ये क्या हो गया? को, म, ल। अब ये को में जो ये ओ की मात्रा दिए, ये ओ कहां से आया? तो ये ओ मात्रा चिन्ह है किसका? ओ। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ओ क्या है? तो ओ है स्वर। ये चिन्हों को हम, स्वर वर्ण के चिन्हों को हम व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ करके शब्द बनाते हैं। स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर के चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया मात्रा।
ये स्वर के चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और ये स्वर वर्ण कितने हैं? तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा 11 हैं। यही सभी स्वर वर्ण हैं 11, जिन्हें मात्रा चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। अब इसमें अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। कैसे लिखा जाता है इसको समझते हैं हम लोग। सभी उसके बाद से व्यंजन वर्ण, तो सभी व्यंजनों में स्वर अवश्य जुड़ा रहता है। सभी व्यंजनों में स्वर अवश्य जुड़ा रहता है ना। स्वर के बगैर व्यंजन बोले नहीं जा सकते। स्वर के बगैर व्यंजन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्पर्श व्यंजन है 25, अंतस्थ व्यंजन है 4, उष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, यानी कुल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या 35 है। कुल व्यंजनों की संख्या 35। अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। कौन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन 25 और उस अंतस्थ व्यंजन 4, 25 और 4 29, 29, 25 and 4 29, उस व्यंजन 4, 29 and 4 33, द्विगुण व्यंजन 2, 33 and 2 35. There are 35 letters in व्यंजन वर्ण इन हिंदी के व्यंजन वर्ण में 35 व्यंजन होते हैं और स्वर 11 होते हैं। तो 35 और 11 को हम जोड़ते हैं छात्रों। देखिए 35 और 11 को जोड़े तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये 46 ही हो रहा है। जबकि हमारे टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। अब इसमें से 46 को अगर माइनस करते हैं, आपको आता है ना माइनस करने, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे तो कैरी 1 12 माइनस 6 बचता है। और यहाँ 4 में से 4 माइनस हुआ 0, यानी 6 वर्ण और हमें नहीं मिल रहे हैं। 6 वर्ण में 2 वर्ण होते हैं, अयोग व अंग और अ, जो इसके पिछले हम लोगों ने पढ़ा। इस 2 को भी हम माइनस यहां पर कर दिए। अब हमारे हो गए कितने? 2 को भी माइनस कर दिए। अब हमारे हो गए 4। ये 4 वर्ण कौन से हैं? तो ये 4 हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। 2 व्यंजनों के आपस में मिलने से बनते हैं। ये छ, त्र, ज्ञ और स्र 2 व्यंजनों को आपस में मिलने से बनते हैं। ये कौन कौन से व्यंजन मिलते हैं? इसका भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिपि अब आते हैं। ये वर्ण हुआ। वर्ण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 35। 11 और 35 को जोड़ देने पर कितने हो गए? 46। और 46 52 में से 46 गया, 6 बचा। 2 अयोग वा अंग और अ, वो माइनस कर देने पर 4 बचे। 4 कौन कौन से हैं बाबू? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह 4 मिलकर के 52 हो जाते हैं। ये 52 वर्णों का हिसाब हमारा मिल गया। अब आते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा कोमल, कमल लिखे थे, उसके बाद कोमल बना दिए, इसमें मात्रा जोड़ के। तो ये जो लिखने की जो विधि है, तरीका है, यह क्या है? लिपि कहलाती है। लिखने की विधि लिपि कहलाती है। देखिए अब मात्राएं अलग अलग होते हैं।
जिनका यहाँ टेबल में अरेंज किया गया है। मात्राएं, स्वरों के संकेत चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? तो स्वरों के संकेत चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा हमारा? स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। मात्रा माने एक, मात्राएं माने अनेक। अनेक कितने? 11। 11 नहीं 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्राओं द्वारा दर्शाया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्राओं द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित मात्रा होती है, और जो प्रत्येक स्वर है उसके लिए निश्चित मात्रा होती है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती, जैसे ये कमल। आ के लिए जैसे क के साथ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? का। जैसे कार, आपका टॉयज है ना खेलने वाला, कार। इस की मात्रा ये है। अब ये क में लगा दिया जाता है तो की हो जाता है कीला। दीर्घ ई, बड़ी ई की मात्रा से कीमत, छोटा ऊ की मात्रा से कुल, बड़ा ऊ की मात्रा से कूदना, जंपिंग। री की मात्रा से कृपा, कृष्ण। ए की मात्रा से क में लगा देंगे ये तो केला। अर्थात क्या है? मात्राएं, स्वर की संकेत चिन्ह मात्राएं हुई, और मात्राओं को व्यंजन के साथ क, ख, ग, घ ये सब क्या है? व्यंजन है। उन व्यंजनों के साथ लगा देने पर हमें सब जो शब्द बनता है, और व्यंजनों के साथ जब हम स्वरों को जोड़ देते हैं तो वो मात्रा बन जाता है, और मात्राओं को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आ का क में लग गया तो का हो गया। ई, की, क दीर्घई, क में री, उ, कु, ए लगा तो एक की मात्रा ये हुई। ए की मात्रा 2 एकले, ओ की मात्रा ये हुई, और अ की मात्रा ये हुई। और इस तरह से हम व्यंजनों के साथ स्वरों को जब जोड़ते हैं तो वह मात्रा में बदल जाती है, और मात्रा में बदल करके शब्द का निर्माण करते हैं। आइए छात्रों, अयोगवाह। अयोगवाह स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन सा अयोगवाह है? अंग और अ, ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। अनुस्वार वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार नाक से कौन कौन से हैं? अंग, य, अड़, न और म। इनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसको अनुस्वार या नासिक के वर्ण भी कहते हैं। विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? अ का प्रयोग कहाँ होता है? प्रातः। प्रातः, प्रातः माने सुबह होता है, पुनः माने दोबारा। विसर्ग, इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है ना। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे माद, माद में कौन रहता है? खरगोश, सियार। चांद, चंदा मामा को चांद कहते हैं। हंस, हंस देखे है ना, बड़ा सुंदर पक्षी है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, पंख बैक 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 करते रहता है, हंस। और ऊंट, जिसकी लंबी गर्दन होती है, हमेशा हाथी के पीछे चलते हुए देखे होंगे आप लोग दुर्गा पूजा के मेला में, शादी में, है ना। तो वो ऊंट, ये जो चंद्र बिंदु है, ये चंद्र बिंदु से लिखे जाने वाला सभी शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी मात्रा ही है, और उस मात्रा को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें, और अब हमें विदा लेने की वक्त हो गई है।
अतः अब आते हैं अंतिम चरण में, जिसे शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? तो शब्द किसे कहेंगे? केवल स्वरों और व्यंजनों के संयोग से शब्द नहीं बनते। अब जब स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिए तो क्या शब्द बन गए? नहीं, शब्द नहीं बनते। शब्द किससे बनते हैं? तब शब्द वही होते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करें। जैसे हम लिखते हैं म ल क, तो ये मलक तो कोई शब्द नहीं हुआ। मलको, ये भी कोई शब्द नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं माना जाता। अगर इसी को हम पजल गेम की तरह सजा दें और लिख दें कोमल, को पहले ला दिए, म को बाद में ला दिए और ल को उसके बाद ला दिए, तो ये हो गया कोमल। इसका एक निश्चित अर्थ होता है मुलायम। गुलाब की पंखुड़ियां मुलायम होती हैं, कोमल होती हैं। तो एक निश्चित अर्थ जब निकलेगा, यानी स्वरों को मिलाएंगे व्यंजन के साथ, तो व्यंजन के साथ जब स्वर मिलेगा तो मात्रा बन जाएगा, और मात्राओं के साथ जब हम मिला करके लिखते हैं तो शब्द बन जाता है। लेकिन कौन सा शब्द बनता है? जब उसका एक निश्चित अर्थ निकले तब वह शब्द है, नहीं तो शब्द नहीं है। मलक नहीं है, मलको नहीं है, कोमल है। क्यों? क्योंकि उसका एक अर्थ है, जबकि मलक और मलकों का अर्थ नहीं है। जैसे कमल, मोहन, कलकत्ता, दिल्ली, आदमी आदि, ये सभी का एक निश्चित मतलब है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। अब आते हैं बाबू वर्तनी। वर्तनी किसे कहते हैं? तो शब्दों को उचित तरीके से लिखने को वर्तनी कहते हैं। जब हम शब्दों को उचित तरीके से लिखते हैं तो उसको वर्तनी कहते हैं। जैसे मोहन गई थी, मोहन गई थी, गया था, गया था, तो वो गलती हम बोल रहे हैं, तो ये वर्तनी अशुद्ध वर्तनी है। वर्तनी अर्थात बोलने का तरीका, लिखने का तरीका। कई छात्र लिखते हैं, हमने देखा है, लिखेंगे कोमल और लिख देंगे कीमल। अब कीमल का कोई अर्थ ही नहीं होता है भाई, तो वो शब्द है ही नहीं, तो फिर वो तो रॉन्ग काट देंगे ना सर, और नंबर आपका कट जाता है। तो ये न कटे, इसलिए वर्तनी, शब्दों को उचित तरीके से लिखने को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी किसे कहते हैं? तो शब्दों को उचित तरीके से लिखने को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी में क्या होता है? इसमें व्यंजनों के साथ उचित मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। यानी आ के जगह ई नहीं लगाएंगे, ई के जगह ओ नहीं लगाएंगे, उचित मात्रा का प्रयोग करेंगे तब वह शब्द बनेगा और तब उसकी वर्तनी सही मानी जाएगी। भाषा के अच्छे प्रयोग के लिए आवश्यक है कि उसे ठीक तरह से बोला तथा लिखा जाए। अशुद्ध वर्तनी के प्रयोग से शब्द के अर्थ का महत्व समाप्त हो जाता है। अशुद्ध अगर लिख देते हैं, अब हमको लिखना है जैसे मुलायम, अब ये यहां लगा देते हैं, आ की मात्रा म में लगा देते हैं और म वाली मात्रा ल में लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? मालूयम। अब मालूयम का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए यह शब्द नहीं है। अतः अशुद्ध वर्तनी के प्रयोग से शब्द के अर्थ का महत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसको हम वर्तनी के आधार पर उसको शब्द नहीं मानते और गलत हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भी वीडियो देखेंगे तो पक्की बात है कि याद हो जाएगा। और ऐसे तो जो ध्यान दे के आप लोग सुन रहे हैं वो तो आधे से अधिक तो याद हो गया है आपको। आपसे अगर अभी कोई सर पूछते हैं तो पक्की बात है बिल्कुल आप सही जवाब देंगे ना? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे छात्र हैं लोग।
आप लोग, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए और जग में अपना नाम ऊंचा कीजिए। तभी ना सर लोगों का सम्मान बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, साथ में सर लोगों का भी बढ़ेगा। चलते हैं अब। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।